ना कुछ सीख जरूर देते हैं। आजकल जो पूरी दुनिया, पूरा विश्व मुश्किल हालातों से गुजर रहा है, उसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला है और उन्हीं में से एक है कि हमने जाना है प्रकृति के महत्व को। हमें वक्त मिला है प्रकृति के महत्व को समझने का, उसको संवारने का, उसको सहेजने का। साथियों, प्रकृति की अगर बात करें तो जो ये हमारी विराट प्राकृतिक संपदा है, अगर उसको किसी ने अच्छे से समझा है, उसको संवारा है, उसको सहेजा है, तो वो है हमारी जनजातियां। जी हाँ साथियों, जनजातियां जो पूरे विश्व को, हमारे राज्य को और हमारे देश को समृद्ध बनाती हैं। राज्य की बात करें साथियों तो जो हमारा ये सुंदर सा राज्य है छत्तीसगढ़, जिसे हम धान के कटोरे के नाम से भी जानते हैं, उसको हमारी जनजातियां उस नगीने के समान है जो ज्यादा इसे बहुमूल्य बनाती हैं, इसे प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर बनाती हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी है साथियों कि हम अपनी जनजातियों को सहेज कर रखें, इनको संरक्षित करके रखें और इनको वो सुरक्षा दें जिससे इनको विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद मिले। और इसी बात की महत्ता को समझते हुए आज हम मना रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस। जी हाँ साथियों, 9 अगस्त को आज हम मनाते हैं विश्व आदिवासी दिवस। तो आज अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है और साथ ही हम जो हमारी जनजातियां हैं, जो हमारा आदिवासी समुदाय है, इसकी जो बहुमूल्य संस्कृति है, जो सुंदर सी परंपराएं हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे अपने कार्यक्रम के माध्यम से। और साथ ही हम जानेंगे कि विकास के रास्ते पर या मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो साथियों, इस कोशिश में आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान। आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। आप हैं डॉक्टर अशोक प्रधान, आप प्रोफेसर हैं मानव विज्ञान विभाग में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। और जी, आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सभी को सादर प्रणाम और बहुत बहुत बधाई जी। और विश्व आदिवासी दिवस की बात चली है तो क्यों ना अपने कार्यक्रम की एक खूबसूरत सी शुरुआत की जाए इसी दिवस के महत्व को समझने के रूप में कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या प्रयोजन है। देखिए, विश्व में लगभग 50 करोड़ के आसपास इंडिजिनस पीपुल निवास करते हैं जी। इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं लोग, तो इन पर यूएन के जो वर्किंग ग्रुप का ध्यान गया जी। और 9 अगस्त 1982 को पहली बार इंडिजिनस पीपुल के प्रमोशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक चर्चा हुई। इसके बाद 12 वर्षों के बाद फिर से दिसंबर 1994 को 12 वर्षों के बाद जी नेशनल असेंबली में इस पर चर्चा करके एक रिजोल्यूशन पास हुआ जी। और तब से हम लगातार 9 अगस्त को, चूंकि उस दिन को याद करते हैं जब पहली बार यूएन में बात हुई, बिल्कुल, तो उसके आधार पर आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं जी। और वैसे तो मेरे ख्याल से हर दिवस ही इनको सहेजने की और संवारने की जरूरत है, जो हमारा खूबसूरत सा समुदाय है। जैसा कि आपने बताया कि 50 करोड़ लोग जो है विश्व में, वो इस समुदाय को बिलोंग करते हैं, इस समुदाय से अपना वास्ता रखते हैं। तो पूरे विश्व में अगर हम जाने तो जनजातीय समुदाय की क्या स्थिति है। देखिए, जनजातीय समुदाय पूरे विश्व में सभी देशों में लोग निवास करते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि लगभग 7,000 से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले ये देश समाज जी, दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपने डाइवर्सिटी के लिए जाना जाने वाला यही जो समाज है, बिल्कुल, कहीं न कहीं आज विकास के मुख्य धारा से लगभग अलग थलग है जी। इसलिए हमारा ध्यान जाना स्वाभाविक है। तो विकास की जो मुख्य धारा की बात चली है, हमारे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, जो धान का कटोरा कहलाता है, इसमें जो जनजातियां निवास करती हैं, जिनके की बड़े ही सुंदर सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, बहुत ही सुंदर अनूठी परंपराएं हैं। विकास की धारा में इनकी क्या स्थिति है अगर अपने राज्य की बात करें। छत्तीसगढ़ जैसे कि आप जानते हैं आदिवासी बहुल ये प्रदेश है, जहाँ 30.6% लगभग 1/3 ट्राइबल निवास करते हैं, आदिवासी निवास करते हैं जी। यहाँ आदिवासियों की कुल जो जातियां हैं 42 जातियां हैं, 42 जाति हैं, जिनमें से 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं जी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बैगा, बिरहोर, अबुझ माड़िया और पहाड़ी कोरवा, इनमें से कमार भी एक उसमें से है जी। तो जो सघन जंगलों में रहते हैं। और जैसा आपने कहा कि इनके विकास के बारे में सरकारें चिंता करती हैं जी।
उनको स्वयं को भी इसकी चिंता है कि उनका विकास हो। पर विकास का अर्थ क्या है, किस रूप में हम जटिल समाज के लोग विकास को लेते हैं, बिल्कुल इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। जी, इस प्रश्न पे मैं लौट के आऊंगी कि विकास के सही मायने क्या हैं, इसके बारे में मैं आपसे और जानना चाहूंगी। इससे पहले जो हमारे जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, बड़े ही कौतूहल से देखते हैं कि जनजाति के लोगों को और जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी अनूठी परंपराएं हैं, सुंदर सी परंपराएं होती हैं, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो खास करके हमारे राज्य की जो जनजातियां हैं, तो उनकी कुछ ऐसी अनूठी परंपराएं हैं कि घोटुल के बारे में बात करें या फिर थानागुड़ी के बारे में बात करें, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि सबको बहुत कौतूहल रहता है। जी जरूर। घोटुल के बारे में खासकर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जी कि घोटुल तो बहुत सारे समाज में है, लेकिन जिस घोटुल को लोगों ने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वेरियल एल्बिन करके एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बस्तर आकर काम किया, बिल्कुल, और मुरिया समाज में घोटुल नारायणपुर का जो समाज है वहाँ पर बहुत फेमस रहा है, बहुत प्रसिद्ध रहा है। वैसे तो घोटुल बस्तर में मुरिया समाज में जो घोटुल होता है जी, वो बाइसेक्सुअल घोटुल कहा जाता है। बाइसेक्सुअल घोटुल का अर्थ होता है कि वहाँ पर युवक युवतियाँ दोनों एक साथ नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, अपने समाज के जितने भी स्थितियों का वहाँ पर परिरक्षण किया जाता है। जबकि अबूझमाड़ में जो घोटुल होता है अबूझमाड़िया के बीच, वो इसको हमने यूनिसेक्सुअल घोटुल कहा। वहाँ पर लड़के लड़कियाँ एक साथ एक ही घोटुल में रात नहीं विचरण करते, अलग अलग वहाँ डांस करते हैं, घर वापस आ जाते हैं। तो मैं बात करूँगा बाइसेक्सुअल घोटुल, जिसका एक्चुअल नाम घोतुल है, जिसको हम लोग घोटुल कहा जाते हैं। घोटुल, GOTUL, घोटुल, घोटुल। तो यहाँ पर एक समय था कि, और मैं बहुत ही विस्मरणीय नहीं हो सकता ऐसा चीज़, 1982 में मैं मार्काबेड़ा नारायणपुर के पास एक घोटुल है, जहाँ पर मुझको 7 दिन वहाँ घोटुल में रहने का मौका मिला, वहाँ पर मुझको रिसर्च करने का मौका मिला जी। और उस घोटुल को मैंने स्वयं अपने आँखों से ऑब्जर्व किया और मैंने अध्ययन किया जी। वो ऐसा एक संस्था है जिसको मैं सांस्कृतिक संस्था कहूँगा, बिल्कुल, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर लोग न केवल अपना ट्रेडिशन को जीते हैं जी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उस ट्रेडिशन को प्रभावित करते हैं जी, साथ ही लोगों के दुख सुख को भी बांटते हैं। बिल्कुल, किसी के घर में शादी ब्याह हो रही है, किसी के घर में मृत्यु किसी की हो गई, कोई बीमार पड़ गया, किसी का फसल काटने का समय आ गया, ऐसे कोई भी स्थिति हो तो वहाँ के लोग घोटुल को आके निवेदन करते और घोटुल के अविवाहित युवक युवतियाँ जी वहाँ पर जाके उसका काम तत्काल निपटा देते। कभी भी किसी को इसका एहसास होने नहीं देते कि वो समाज में परेशान हो या अलग थलग हो। तो ऐसा सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशन जो लगभग समाप्त प्राय स्थिति में है, ये दुर्भाग्य है जी। इसको हमें सहेजने की जरूरत है। और जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी समुदाय में जो है वो एक सामूहिक जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से जिया जाता है। अगर किसी के यहाँ मेहमान आते हैं तो वो खाली एक परिवार के मेहमान नहीं होते, वो पूरे गांव के मेहमान होते हैं। और सामूहिक जीवन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपस में परस्पर सहयोग की भावना को जीते हुए ये आदिवासी समुदाय है जो वो आगे बढ़ता है। इसके बारे में और क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें आप बताना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग 42 जनजातियों के बारे में बात करते करते शायद थक जाएं जी, लेकिन फिर भी कुछ जनजातियों को मैं सामने रखकर बात करना चाहूँगा, विशेष करके पिछड़ी जनजातियों को, जिनको PVTG विशेष कमजोर जनजातियां कहा जाता है, जिनमें मैंने पहले भी नाम बताया। उनमें अबूझमाड़िया का नाम दुनिया जानती है जी जी। दुर्भाग्य हुआ कि अबूझमाड़िया को हम उनके संस्कृति को बचाने के चक्कर में हमने उसको अभेद्य किला बना दिया जी, लोगों को वहां जाने से रोक दिया जी। उसका फायदा नक्सलाइट्स ने भी उठाया, बिल्कुल, उनको तो किसी ने रोक नहीं पाया जी, लेकिन हमने रोक दिया जी। हमको आने से रोका गया, पब्लिक को जाने से रोका गया जी। उसका फायदा उठाया उनकी। देखिए, कभी भी किसी जनजाति के नजदीक आपको जाना है तो सबसे पहला पाठ ही लेसन ये है कि आप उनकी भाषा को जानें, बिल्कुल। तो उनका भाषा इतना इम्पोर्टेंट होता है कि नक्सलाइट्स उनकी भाषा को समझ लिए, जान लिए, उनके नजदीक हो लिए और धीरे धीरे हम दूर होते गए। आज उसका जो परिणाम है हम लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा काम किया
जो कैसे उससे हमको निपटा जाए समझ में नहीं आता। वो काम था सबसे पहले नक्सलाइट्स ने उनके सांस्कृतिक भवन और सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशन घोटुल को समाप्त किया जी। जिससे सांस्कृतिक रूप से वो एकजुट न हो सके। जी जी। ये उनका पहला अटैक था हाँ। ट्राइबल पर। जी। घोटुल जो है एक मेरे ख्याल से एक बहुत ही सांस्कृतिक स्तंभ बोला जाएगा जी। जो कि एक आदिवासी संस्कृति की पहचान बन चुका है। जी। अगर हम घोटुल से अलग हटके, ये तो हो गई एक सामुदायिक भावना की बात, अब आदिवासी समुदाय जो है वो अपने प्रकृति प्रेम के लिए भी जाना जाता है और वो प्रकृति से जुड़ी हर चीज की पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। इसके बारे में कौन सी ऐसी परंपराएं जुड़ी हुई हैं प्रकृति प्रेम को लेके कि भाई वो पेड़ों की भी पूजा करते हैं, पशु पक्षियों की भी आराधना करते हैं? जी, जनजातियों में गोत्र सिस्टम होता है जी। गोत्र जिसको हम लोग, उनका एक चिन्ह होता है जिसको हम लोग गोत्र चिन्ह या टोटम कहते हैं। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से अंग्रेजी शब्द भी है। टोटम अंग्रेजी शब्द है जी, और जी। गोत्र चिन्ह जो है जी। हिंदी शब्द है। जी। गोत्र चिन्ह बेसिकली चूंकि वो जंगल पर्वत पहाड़ में रहने वाले लोग हैं जी। इसलिए उनका जो गोत्र चिन्ह होता है या तो पहाड़ या तो पर्वत या तो नदी या तो नाला या फिर वहां रहने वाले पशु पक्षी पेड़ पौधे होते हैं जी। जिनसे वो अपने पूर्वजों के रूप में पूजा करते हैं। बिल्कुल। एक एग्जाम्पल आपको दूं, यदि कोई छोटा सा पक्षी किसी समूह का गोत्र चिन्ह या टोटम होगा तो वह व्यक्ति या वह समाज उस जानवर या उस पक्षी को कभी नहीं मारेगा। वाह। उसका संरक्षण करेगा। जी। इस तरह से हर जनजाति समूह किसी न किसी पेड़ का, पौधे का, लता का, जानवर का या चिड़ियों का वो संरक्षण और संवर्धन करते हैं। जी जी। ये है बायोडाइवर्सिटी को बचाने का काम। जी, कितनी सुंदर परंपरा है। और मेरे ख्याल से आधुनिक समाज जिसको कि हम आजकल आधुनिक समाज बोलते हैं, उसको इन परंपराओं को समझने की जरूरत है कि कैसे प्रकृति का संवर्धन किया जाए, कैसे उसको संरक्षित किया जाए। अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि कैसे आदिवासी समाज को और ज्यादा समझने की जरूरत है हम सबको और उसको मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं, ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं सरकार ने, शासन ने, जिससे आदिवासी वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा उनको विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा सकें? देखिए, केंद्र सरकार ने जैसे ही 1952 से पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई जी, तब से लेकर लगातार आदिवासियों के विकास के लिए पूरे देश भर में अलग अलग अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन हुआ जी, जिनमें एक योजना का नाम लेना मैं चाहूँगा, ट्राइबल सब प्लान, जिसके आधार पर आपने एक प्लान और सुना होगा, ITDP, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट जी, प्रोग्राम। ये दो प्रोग्राम ऐसे थे, ITDP और ट्राइबल सब प्लान, जो आदिवासियों के विकास में मील का पत्थर साबित हुए। इसके बावजूद भी हर क्षेत्र में अलग अलग उनकी जो समस्याओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण किया गया है। जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे जी, तो बालक बालिकाओं के लिए अच्छी हॉस्टल्स का निर्माण, उनके पुस्तक कापी देने का जो प्रयोजन है, उसके साथ साथ स्कॉलरशिप का, कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए उनके लिए स्टेट द्वारा या सेंटर द्वारा खर्च किया जाना, बिल्कुल, और उनको अधिक से अधिक टेक्निकल शिक्षा मिले, मेडिकल शिक्षा मिले, उनके लिए उनको तैयार करना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है शिक्षा के क्षेत्र में और उसका लाभ आदिवासी ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ देना जरूर चाहूँगा जी। सबसे दूरस्थ क्षेत्र में सबसे निरह के रूप में रहने वाले एक समूह अबुझमाड़िया, जिनके बारे में दुनिया जानती है, बिल्कुल, उनके शिक्षा के लिए नारायणपुर में एक आश्रम का निर्माण किया गया जी। अब आप जानते हैं उस आश्रम ने एक प्रकार से अबुझमाड़ को गोद लिया जी। आप उस नारायणपुर में जाकर देखिए, शिक्षा का स्तर देखिए, बस्तर के मेरिट में स्टूडेंट्स का नाम देखिए, आश्चर्य करेंगे कि वही बच्चे हैं जिनको कभी सोचा नहीं जा सकता था कि वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ITI करेंगे, IIT करेंगे, लेकिन वही बच्चे हैं जो
आज तक इतना शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर पाए। बिल्कुल, और बहुत ही सराहनीय कदम उठा रही है सरकार। इसकी उसको सफलता भी प्राप्त हो रही है। जो राज्य शासन द्वारा प्रयास विद्यालय स्थापित किए गए हैं, जो छात्रावास स्थापित किए गए हैं, तो बड़ी संख्या में जो आदिवासी बच्चे हैं वो तकनीकी क्षेत्र में या डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकलते हैं, और ये मन को एक खुशी देने वाला एक सीन होता है जो तस्वीर सामने आती है। ऐसे में बिरहोर जनजाति की मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले ही जो बिरहोर जनजाति है उसकी एक बच्ची ने 65% अंक प्राप्त करके और सफलता का झंडे फहराए अपने जनजाति में। तो इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे और प्रयासों से जो हमारे जनजाति वर्ग है वो और मुख्य धारा में शामिल हो सकता है। शिक्षा की तो बात हो गई, अब अगर स्वास्थ्य की बात करें। सबसे पहले तो मैं उस बिटिया को आपके माध्यम से बधाई देता हूँ। बिल्कुल, बिरहोर के बीच भी जाने का मुझको अवसर मिला जी। बिरहोर कोई स्थायी रूप से किसी गांव में बसने वाले जनजाति है नहीं। अच्छा। वो समय के साथ जंगल में चले जाते हैं। बड़ा मुश्किल से शासन प्रयास कर रहा है कि किसी स्थायी रूप से किसी गांव में बसें। अच्छा। उसके बावजूद बच्चे फर्स्ट क्लास आ रहे हैं, 65% मार्क्स ले रहे हैं। जी जी। तो उनको बधाई देने का मन बनता है। जी, यहाँ पे आपने जो बात की कि बिरहोर जनजाति के लोग एक जगह रुकते नहीं हैं, तो कैसे वो कबीले जैसे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं। जी जी। जैसे बरसात के बाद वो लोग तत्काल जंगल के अंदर चले जाएंगे। वहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो कलेक्शन करते हैं जी। और जब गर्मी आएगी तो फिर शहर के आसपास, जो जंगल के आसपास, रोड के आसपास वापस चले आते हैं। जी जी। तो अभी प्रयास कर रहे हैं, कोरबा के आसपास कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर स्थायी रूप से ये लोग बसना शुरू किए हैं। जी, तो शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, और ऐसे कौन से विकास के मायने हैं जिनमें कि हम अपने जनजातीय समुदाय को आगे बढ़ा सकते हैं और सही मायनों में उनको मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि आज भी अवसर है कि जनजातियों को जंगल के साथ जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। जंगल के साथ जोड़ने का अर्थ यह है कि वही जंगल जो 12 महीने किसी न किसी रूप में हमको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस देता है जी। और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का लगभग 44%, 44% जंगल है। जी जी जी। और यहाँ बहुत सारे उत्पादन सरकार को मिलते हैं जी। मेरा ऐसा मानना है कि उस उत्पादन को रॉ मटेरियल के रूप में प्रदेश से बाहर सरकार न भेजे, ट्राइबल बच्चों को स्किल्ड करे और उसको प्रसंस्करण करके अनेक रूपों में उनको अधिक मूल्य के साथ प्रदेश के बाहर, देश के बाहर उनको भेजा जा सकता है। तो ये काम यदि हम आदिवासी बच्चों को दें, आदिवासी महिलाओं को दें, तो मैं समझता हूँ उनके आर्थिक विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। जो मेरे ख्याल से इस दिशा में काफी काम भी हो रहे हैं कि जो लघु वनोपज है उसके लिए कुछ मेरे ख्याल से न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया गया है सरकार द्वारा, जिससे कि काफी बढ़ावा मिलता है आदिवासी समुदाय को कि वो लघु वनोपज को उसको इकट्ठा करके और उसको मार्केट में लेके आए, तो उससे काफी उनको सहारा मिलता है। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि उनको एक रेट मिलता है, मूल्य मिलता है, लेकिन मैं उसको और मूल्यवान बना के बेचने की बात कर रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण आपके सामने रखूं जी। हर्रा, बेहरा, आंवला 10 रुपए के अंदर प्रति किलो के रूप में हम लोग लेते हैं जी। यदि इन तीनों का मिक्सचर सामान्य रूप से बना लिया जाए तो त्रिफला कहलाएगा। बिल्कुल। और त्रिफला का रेट आप मूल्य देखिए बाजार में जी जी। तो ऐसे कार्य को हम लोग, मैंने कहा प्रसंस्करण का कार्य जी, जो राज्य सरकार अभी ध्यान दे रही है जी। और बस्तर में बहुत सारे ऐसे प्रयोजन करने जा रही है जी। डॉक्टर साहब, एक जो बात चली है कि मुख्य धारा में हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि जो हमारे जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनको हमको मुख्य धारा में शामिल करना है, ये तो हो गई एक धारा की बात। अब वहीं पे दूसरी धारा ये कहती है कि भाई जो हमारा जनजातीय समुदाय है उसको वैसे ही संरक्षित रखने की ज़रूरत है, जिससे कि जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनकी संस्कृति है, उनको वैसे ही संरक्षित रखा जा सके जिससे कि वो विलुप्त ना हो। तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो कैसे बनाया जाना चाहिए? देखिए, किसी भी आदिवासी समाज के विकास के लिए प्रमुख रूप से कुछ घटक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य का विकास, राजनीति का विकास और अधोसंरचनात्मक विकास। ये 6 घटक प्रमुख रूप से मानते हैं जी। यदि किसी समाज को इन 6 घटकों में हम
एक उचित स्थान दिला पाते हैं तो हम मान लेंगे कि उनका विकास हुआ। अब हम लोग तुलना करने लगते हैं कि मुख्य धारा में उनको कैसे लाएं। मुख्य धारा है क्या, आज तक किसी ने इसको ना तो देख पाया, समझने की कोशिश सबको की। बिल्कुल। जैसे मैं ऐसा मानता हूं कि मैं मुख्य धारा में हूं, आप ऐसा मानते हैं कि आप मुख्य धारा में हैं जी। तो क्या हमारे जैसा बन जाएंगे आदिवासी तभी हम कह पाएंगे कि वो मुख्य धारा में है? जी जी। हमारे जैसा नहीं बनेंगे तो क्या नहीं कह पाएंगे कि वो मुख्य धारा में है? जी। ऐसा नहीं है जी। उनका विकास उनके अनुरूप, उनके संस्कृति के अनुरूप कैसे करें, और ये संभव है। हाँ। हम लोग ऐसा न माने कि अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के विरुद्ध जाकर ही विकास किया जा सकता है जी। ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। जी जी। उसी संदर्भ में ही विकास भी संभव है जी। और ये किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी आपने बात उठाई कि क्यों हम अपने आप को ही सही मानते हैं कि हम मुख्य धारा में हैं तो ही हम सही हैं। हो सकता है कि जो हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं वो अपनी स्थिति में, अपनी संस्कृति में सही हो। और यहीं पे एक लेख जो है वो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो कि एक मेरे ख्याल से आदिवासी लड़की ने लिखा था कि आदिवासी समाज जो है, जिसको कि लोग, जो आम जनता है, जो मुख्य धारा के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो मानते हैं कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उसको विकसित करने की जरूरत है। लेकिन आदिवासी समाज अपने आप में अपनी संस्कृति के हिसाब से विकसित है। जैसे कि अगर आप महिलाओं के स्थान की बात करें, जो हम आजकल का जो एक आधुनिक समाज बोलते हैं, जो कि प्रकृति के संवर्धन के लिए अब जाके काम कर रहा है या महिलाओं के स्थान को लेके अभी काम कर रहा है, वो आदिवासी समाज में पहले से ही ये सब व्याप्त है, ये परंपरा। निश्चित रूप से आप सही हैं इस बात पर जी कि तथाकथित आधुनिक समाज में जो महिलाओं का, स्त्रियों का स्थान है, उसकी तुलना में आदिवासी समाज में महिलाओं का स्थान बेहतर है। बिल्कुल। उनको अपने पति से पूछ के, अपने बेटे से पूछ के या अपने पुरुष समाज से पूछ के कार्य करना अनिवार्य नहीं है जी। वो अपने अधिकार को समझते हैं, मानते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं जी। सबसे अच्छी बात, पुरुष समाज द्वारा उनके अधिकारों को कहीं हनन नहीं किया जाता। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। यही खूबसूरती है इस आदिवासी समाज की। डॉक्टर प्रधान, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमको आदिवासी अपने भाई बहनों को कितना समझने की जरूरत है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं एक समाज के तौर पर कि हम आदिवासी जो जनजातियां हैं हमारी, उनके और करीब आ सकें, उनको सहेज सकें, उनके करीब आकर उनको सहेज सकें और उनको और अच्छे से समझ सकें? देखिए, आदिवासियों के बीच चेतना के बारे में दो शब्द मैं बोलना चाहूँगा। आप बस्तर के आदिवासियों में जो आदिवासी विद्रोह हुई 1947 के पहले, अनहोनी है। अपने अधिकारों को लेकर, वन में जल जंगल जमीन को लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसा उन्होंने अभियान छेड़ा जिसको सामान्य लोग, बहुत लोग नहीं जानते। उनकी अंग्रेजों के साथ लड़ाई में हमारे साथ वो जूझते रहे और लड़ते रहे। तो बस्तर का आदिवासी, जिसको हम लोग अपढ़ या अज्ञानी समझने लगे हैं, उन लोगों की चेतना पर विश्वास नहीं होता। उसको हमको पढ़ने की जरूरत है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ट्राइबल के विकास के लिए, जैसा कि मैंने पहली बार एक बात बताया कि जंगल से फिर से उनको जोड़ने की जरूरत है। दूसरी बात, ट्रैवल टूरिज्म को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज समय आ गया है कि देश दुनिया के लोग ट्रैवल को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसलिए बेहतर है कि उनके बीच उनको ले जाएं, उनकी संस्कृति को अपने आंखों से देखने के लिए उनको एक मौका दें। और देखिए, ट्रैवल की संस्कृति को बढ़ावा हम ही लोग दे सकते हैं। हम बढ़ावा देंगे और उनको आर्थिक से भी जोड़ेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक से भी जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आदिवासियों के साथ हम जुड़कर आदिवासियों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। जी जी, डॉक्टर प्रधान, आपने जो एक ये खूबसूरत सी बात बोली कि आदिवासियों के साथ जुड़कर उनको आगे बढ़ाया जाए और अपने साथ जोड़कर उनको संरक्षित किया जाए। आपने हमारे दर्शकों को आदिवासी संस्कृति के बारे में और हमारे जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनकी परंपराओं के बारे में और साथ ही उनकी जो समस्याएं हैं या जो योजनाएं हैं उनके बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। उम्मीद है दर्शकों की आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा और उम्मीद है कि आपको हमारे जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनको और अच्छे से समझने में जरूर मदद मिली होगी। इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।